नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। राहुल गांधी के ऊपर फिर से ईडी की कार्रवाई हो सकती है। राहुल गांधी फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जा सकते हैं। उनसे पूछताछ की जा सकती है नेशनल हेराल्ड मामले में, वो मामला जिसके बारे में उनसे पहले भी 55 घंटे की पूछताछ ईडी ने कर रखी है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि चलती है वित्त मंत्रालय के अधीन, लेकिन जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं उस पर वो निगरानी रखती है। खासतौर पर जो मामले पीएमएलए एक्ट यानी कि धन शोधन मामला, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े हुए होते हैं। ये अपने आप में गजब संयोग है। थोड़े दिनों पहले की बात है, 2 अगस्त की। राहुल गांधी वायनाड में थे और रात 1:52 पर उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि हमारे घर ईडी का रेड पड़ने वाला है, मैं तैयार हूं, चाय और बिस्कुट के साथ तैयार हूं। और ठीक 10 दिन बाद इस खबर को एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक ने सत्यापित कर दिया है। एक बड़े ईडी अधिकारी के हवाले से खबर सामने आ गई है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को ईडी बुला रही है, बुलाने वाली है। और बुला करके उसी मामले में जिसमें कि 2022 में 55 घंटे की पूछताछ की गई थी, दोबारा से पूछताछ होगी। और ये अभी तक तय नहीं है कि क्या सोनिया गांधी को भी बुलाया जाएगा, पर राहुल गांधी का नाम लिया गया है अधिकारी के द्वारा और कहा गया है कि अब इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो एफआईआर होता है, जिसे ईडी के शब्दों में कहते हैं प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, वो अदालत के सामने दायर करने वाली है ताकि ट्रायल हो सके और ट्रायल के बाद जो फैसला होता है वो आ सके इस मामले में। लिहाजा ये ज़रूरी है कि एक बार फिर से उनको बुलाया जाए जिनके ऊपर शक है, आरोप है कि पैसे की गड़बड़ियों में उनका अपने आप में एक रोल था, उनकी भूमिका थी। ये पूरा मामला पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद से सियासी कहानी यहाँ से शुरू होगी। तो मामला ये है कि दरअसल एक अखबार है नेशनल हेराल्ड, जो कांग्रेस पार्टी चलाती है। लेकिन 1930 के दशक में ये अखबार शुरू हुई और उस वक्त कांग्रेस के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ ये अखबार निकाला गया। नेहरू और पटेल और दूसरे लोग इसमें लिखा करते थे और कहा जाता है कि राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ी हुई ये अखबार किसी तरह से उस वक़्त से लेकर अब तक चलती आई है और एक परंपरा है जिसे उसने कायम कर रखा है, राष्ट्रवादी सोच की। उसे चलाने वाली कंपनी का नाम एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड, एजेएल। अब ये एजेएल की माली हालत हाल के दिनों में, हाल के दशकों में अच्छी नहीं रही। लिहाजा साल 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई और यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई, उसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर, 38% शेयर होल्डर अकेले राहुल गांधी और दूसरे लोग, उसमें सोनिया गांधी भी और कांग्रेस के ही बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के आसपास ही पूरी शेयर होल्डिंग रही यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास जाहिर है सबसे ज़्यादा शेयर्स थी। इस यंग इंडिया लिमिटेड ने जितनी भी एजेएल की देनदारियां थीं, एसोसिएट जर्नल्स की देनदारियां थीं, वो सब ले ली। कहा हम देंगे और बदले में साथ में, जैसा कि बताती है ईडी, सारी उनकी परिसंपत्तियां भी ले ली। अब इतनी पुरानी कंपनी थी, उसके अपने दफ्तर थे, बंगलोर में दफ्तर, चेन्नई में दफ्तर लखनऊ में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी। तो ये अपने आप में जो दफ्तर थे और जो शेयर होल्डिंग थी, सब मिलाकर के 988 करोड़ के आसपास, जिसमें कि 750 करोड़ की वो रियल एस्टेट थी जो कि इस कंपनी के पास थी। और आरोप यही है कि आपने दरअसल बहुत थोड़े पैसे में उसकी देनदारियाँ खरीद ली। कहते हैं 50 लाख रुपए में ही उनकी देनदारियाँ खरीद ली गई और ये 50 लाख भी कांग्रेस से लिए गए। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा थे उस ज़माने में, उनसे ली गई थी और उससे एजेएल की जो देनदारियां ले ली गई
और फिर AJL की परिसंपत्तियां भी यंग इंडिया को मिल गई और इसीलिए आपने एक ऐसे कंपनी की देनदारियां और परिसंपत्तियां ले ली जिसको लेने का आपका कोई अधिकार नहीं था। ये मामला बनाया गया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम दूसरे कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ और इसी पर पूछताछ चल रही है। अब राहुल गांधी का और कांग्रेस का क्या पक्ष है, ये जानना भी ज़रूरी है। देखिए, राहुल गांधी और बाकी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि यंग इंडिया लिमिटेड में हम हैं, हम मना नहीं कर रहे हैं और हमने इसीलिए इसको बनाया ताकि हम ये जो अखबार चलता है इस कंपनी को हम बचा पाएँ। हालांकि अब वो कंपनी जाहिर है कि नहीं रही, लेकिन उसकी देनदारियां जो हैं वो लेकर के हम लोगों ने उसको कुछ इस तरह से संभाल लिया। और जहां इस बात को कहा जाता है कि हमें फ़ायदा इसका हुआ, तो ये भी देखा जाना चाहिए कि ये जो कंपनी है यंग इंडिया, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 में रजिस्टर हुई है, जिसमें कि नो प्रॉफिट कंपनी माना जाता है। यानी कि इसके जो शेयर होल्डर होंगे उनको इस कंपनी विशेष से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इट्स अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। लिहाजा हमें कुछ पैसे मिले, धन शोधन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, इसका सवाल कहाँ उठता है। अब ये हकीकत है, सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट के तहत यंग इंडिया रजिस्टर्ड है, तो जाहिर है ₹1 का फ़ायदा राहुल गांधी को होता हुआ अभी तक स्टैब्लिश तो नहीं हुआ है। लेकिन ये कंपनी जिसके राहुल गांधी मेजॉरिटी शेयर होल्डरों में से एक हैं, उसके पास एसोसिएट जर्नल्स की सारी परिसंपत्तियां, सारे शेयर्स हैं, ये तो हकीकत है। 988 करोड़, जिसमें से 750 करोड़ की तो सिर्फ रियल स्टेट है, जिसकी जब्ती का आदेश पिछले साल नवंबर 2023 में दिया गया और जब्ती संभवतः हो भी गई है। अब केस का यह खाका तैयार और केस के इस खाके के साथ अदालत के सामने जाना है ईडी को और कहना है कि देखिए, बड़े गलत तरीके से इस कंपनी की सारी परिसंपत्तियां यंग इंडिया ने ले ली। वो यंग इंडिया जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम दूसरे नेता हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति हथिया ली फ्रॉड्यूलेंट तरीके से। और ये जो जालसाजी है, ये जालसाजी कांग्रेस के नेतृत्व के नाम है। अब ये जालसाजी सेक्शन 25 कंपनी, ये कैसे हो सकता है कि यंग इंडिया ₹1 ट्रांसफ़र किसी को नहीं कर सकता है? तो जालसाजी किस बात की? अभिषेक मनु सिंह भी यही कहते हैं, जो कि कांग्रेस के नेताओं के लॉयर हैं। वो कहते हैं कि आप बताइए कहाँ हैं पैसे, किसके पैसे, कौन से पैसे कहाँ ट्रांसफ़र हुए, क्या राहुल गांधी को रुपए मिले, सोनिया गांधी को ₹1 मिला, और अगर नहीं मिला तो फिर केस किस बात का है। अब इस सियासी खींचतान में तथ्यों को भी समझना बहुत ज़रूरी था और तथ्य यही हैं। लेकिन बात यहाँ से आगे बढ़ती है और बात ये है कि देखिए, इस केस को रजिस्टर करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, ये केस अब अपने आप में एक ऐसी स्थिति में पहुँच गया है जहाँ पर अब इसमें आर्ग्यूमेंट शुरू होगा, ट्रायल शुरू होगा। गिरफ्तारी भी हो सकती थी पूछताछ के बाद, उस वक्त तो नहीं हुई थी क्योंकि 2022 की जून का महीना था और किसी को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, आपने देखा है। तमाम केसेस हैं जिसमें कि बड़े राजनीतिक नेता गिरफ्तार हैं। उस वक्त कांग्रेसियों को लग रहा था, और आपको याद होगा वो आंदोलन किस तरह से कांग्रेस के लोग ईडी की दफ्तर बाहर ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। और उस वक्त कवरेज के दौरान हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये शिकायत की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा कि कैसे राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, उन्हें लपेटे में लिया जा रहा है, ताकि वो एक चुनौती जो खड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो न खड़ा कर पाए। और शायद इन्हीं सब घटनाओं का नतीजा था कि राहुल गांधी, आपको याद होगा, 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा पर निकल गए थे। कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर लगातार चलते हुए, और वो यात्रा कहते हैं कि उसने पूरी फिज़ा भारतीय राजनीति की वो बदल दी। और इस बार जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से वो 2 यात्राएं हुई, बाद में
पूरब से पश्चिम की यात्रा, और उन दोनों यात्राओं ने, एक जो कि न्याय पर आधारित था और एक जो कि भारत जोड़ने पर आधारित था, भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, इन दोनों ने मिलकर कांग्रेस को, ऐसा लग रहा है आज की तारीख में, कि उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है सियासी तौर पर वो जिंदा है, इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन क्या आज की तारीख में उसके नेता ही मुश्किल में हैं? क्या यह भी होने जा रहा है कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या? ये तमाम ऐसे सवाल हैं आज की तारीख में जो कि सामने आ गए हैं। गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, आप पूछ सकते हैं। हुई तो है ना। बहुत से लोग जिनके ऊपर अभी तक मामले साबित नहीं हुए हैं, मनीष सिसोदिया की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो, लेकिन गिरफ्तारी उनकी हुई है। आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईडी के दायरे में आ तो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बाद उन पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो यहीं से सियासत शुरू हो जाती है। ये क्या ऐसे मामले सियासी तौर पे भी गढ़े जा रहे हैं? कोर्ट को तय करना है मेरिट क्या है मामले में, नहीं है। लेकिन राहुल गांधी अपने ट्वीट के जरिए दरअसल यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि कहानी कुछ है, बताई कुछ जा रही है और मुझे लपेटे में लेने की कोशिश है। ईडी मुझसे पहले भी पूछताछ कर चुकी है, आने वाले दिनों में भी कर सकती है। प्रश्न यही है कि आने वाले दिन हैं कैसे? ये जो 2024 का उत्तरार्ध है, यानी कि अब हम जब साल के खात्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये राजनीतिक रूप से उतना ही ज़्यादा इवेंटफुल है जितना कि फर्स्ट हाफ, जिसमें कि आम चुनाव हुए और एक नई सरकार देश को मिली। ये आने वाले जो 6 महीने हैं, 5 महीने हैं, इन महीनों में 4 राज्यों के चुनाव होने हैं। और वो जो 4 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि जो कहानी कसर बाकी रह गई है लोकसभा चुनाव में, उसे इन चुनाव में आप पूरा होते देखेंगे। या तो भारतीय जनता पार्टी इन तमाम 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव को जीतकर ये साबित कर देगी कि भले ही उसे लोकसभा में सीटें कमाई बहुमत से, लेकिन वही असली पार्टी है। देखिए, वो 3 राज्यों में, खासतौर पर महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा नंबर 1 पार्टी है। लेकिन अगर विपक्ष ने इन तीनों राज्यों में झंडा गाड़ दिया, तो उसके बाद यही कहा जाएगा कि 240 पर लेकर के आई विपक्ष, भारतीय जनता पार्टी को 330 के आंकड़े से नीचे खींच लिया 63 सीट, और उसके बाद देखिए तीनों राज्यों में हरा दिया। यानी कि जो पॉलिटिकल अवसान है, डिक्लाइन है, वो भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी का शुरू हो गया है। लिहाजा इन चुनावों के दरमियान कहा यही जा सकता है कि एक नई बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी को ईडी के तरफ से फिर से बुलावा मिल सकता है। इसके क्या नतीजे निकलेंगे? क्या ये चुनाव को प्रभावित करने जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा होगा? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि आने वाले दिनों में निर्णित होंगे। और ये प्रश्न भी कि क्या सेबी के चीफ के ऊपर आरोप अगर लगे हैं तो वहाँ जांच नहीं, आरोप राहुल गांधी पर लगे हैं तो वहाँ पर इतनी संगीन जांच कैसे हो रही है? ये तमाम प्रश्न है जो कि विपक्ष उठा सकता है, और आने वाले दिनों में नजरें इसी बात पर टिकी रहेंगी। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? आप हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में जब ईडी के द्वारा बुलाए जाएंगे तो वो सियासी ज़्यादा होगा, या फिर मामले में ज़रा दम है और इसी कारण से उन्हें बुलाया जाएगा? आपके कमेंट्स का हमें रहेगा इंतज़ार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।